स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झकास। हम आपके साथ अमरनाथ और ये महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं 25 प्रश्न। आइए परिचर्चा करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, हल करते हैं इन 25 प्रश्नों की, जिसमें हिंदी की सामान्य समझ आप में डेवलप होगी और जो आपको आपकी परीक्षा में सफलता निस्संदेह दिलाएगी। पहला सवाल, स्वार्थ का संधि विच्छेद करिए। तो जैसे ही आप स्वार्थ पर नजर डालते हैं तो आपको एक आधा अक्षर दिखाई देता है, वा दिखाई पड़ता है। अब आपके मन में अगर यण संधि का ख्याल आ गया तो ये स्वार्थ आपको ले डूबेगा, क्योंकि इसमें यण संधि नहीं है। समझिए, जब तक संधि, बेसिक संधि पढ़िए, संधि तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है, वो पूरी कहानी हिंदी पढ़ डाली तो अधूरा है, इसलिए संधि पढ़िए। संधि पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक चीज बड़ी मायने रखती है, और वो है कि तोड़ने के बाद और तोड़ने के साथ जुड़ना और तोड़ना दोनों में मतलब नहीं बदलना चाहिए। जिस सेंस में जुड़ा हुआ शब्द यूज किया जा रहा है उसी सेंस में वो टूटा हुआ हो। अगर आप बाय द वे सु अर्थ तोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा अच्छा अर्थ, अच्छा मतलब। क्या? अच्छा, वैसे ये बनेगा स्वार्थ, क्या इसका कोई सेंस है? स्वार्थ माने तो लालच, किसी से पाने की इच्छा नहीं है ना। अच्छा, सुआर्थ, इस अर्थ का कोई मतलब है, इसलिए इसका बनाने कोई मतलब नहीं। स्व बड़ा का कोई मतलब है, तो इसलिए खारिज हो गए। यहां तो कतई बने नहीं रही है। स्व माने अपना, अर्थ माने फायदा। अर्थ गजब अनेकार्थी शब्द है। अर्थ माने के लिए होता है, अर्थ माने लाभ होता है। आपने पढ़ा होगा, सर प्राइमरी टीचर स्कूलों में लिखा रहता था कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, शिक्षा के लिए आइए सेवा करने के लिए जाइए। तो ये जो स्व अर्थ है ये आपका क्या बना देता है, दीर्घ संधि बना करके इसको स्वार्थ बना, दीर्घ संधि। इज इट क्लियर? तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ऐसे ही अगर स्वागत लिखा हो, अब देखने में तो एक लग रहा है, लेकिन यही सवाल एग्जामिनर खेल जाता है। स्वागत लिखा है तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सुआगत। सु माने अच्छे से, आगत माने आया हुआ, कोई आया हुआ है उसके प्रति आप अच्छा व्यवहार करें तो उसको सुआगत यानी स्वागत कहा जाएगा। अब आप इसमें कौन सी संधि दिखाई पड़ रही है? इसमें तो गुरुजी यण संधि दिखाई पड़ रही है। अब आप कहें अगर सर हम इसको स्वागत तोड़ लें तो हमारा कुछ गलत हो जाएगा क्या? आपकी मर्जी, आप अच्छे अच्छों तोड़ सकते हैं, लेकिन स्वागत का मतलब क्या निकलेगा? अपना, स्व माने अपने मन से, आगत माने आया हुआ, अपना आया हुआ। क्या स्वागत का मतलब किसी भी सेंस में अपना आया हुआ निकलता है? नहीं निकलता है। तो स्वागत का मतलब कोई वो आवे तो उसका स्वागत, उसका अच्छा करना, उसका उसके लिए बेहतर करना। तो सुआगत ही इसका सुटेबल विच्छेद है। तो सुआगत में यण संधि है और जबकि स्वार्थ में दीर्घ संधि है। तो मूल बात इतनी है, शब्द का अर्थ टूट करके आप जो दे रहा है वही, और तोड़ने के पहले और तोड़ने के बाद मतलब नहीं बदल जाना चाहिए, यह ध्यान रखना होता है। दूसरा सवाल है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? पूरी वर्णमाला आपको अब जबानी याद है। यारा लावा की बात करें तो यह अंतस्थ होते हैं, दो बिंदी लगी रहती है, ये अंतस्थ होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं? श, श, स, ह, ये ऊष्म है, ऊष्म है। और ये क्या है? ये है या, रा, ला, वा। स्पर्शी का से लेकर के मां तक, का से शुरू करी और मां तक 25 अक्षर। कचट तप, खचट तप, गजट दब, घचट दब, अंगयणानामा, मां तक आता है। अयोगवा 2 अक्षर होते हैं, एक अंगा होता है और एक आहा होता है। ना इनको स्वर में शामिल करते हैं और ना ही इनको व्यंजन में शामिल करते हैं। तो बस उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कहीं कुछ और भटकना उटकना है ये नहीं है। दूसरे सवाल पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि उत्तम पुरुष वाले जोड़े का चयन करिए। तो आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अंग्रेजी में आपने इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के तौर पर पढ़ा है। हम हिंदी में उत्तम, मध्यम और अन्य कहते हैं। तो अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो यानी फर्स्ट पर्सन, तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं और हम है, इसके अलावा कोई फर्स्ट पर्सन है नहीं। ये तू होना चाहिए, तू, तुम। ये मध्यम है, वह वे, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। इससे उनसे उसी से बनाए हुए डेराइव्ड हैं, लेकिन है ये भी अन्य पुरुष। तो उत्तर क्या है जी? मैं, हम। आगे बढ़ते हैं। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। सर ये रस काहे लिए?
तो तमाम परीक्षाओं में रस आता है। इस बार जो यही परीक्षा जब हुई यूपीपीएससी यही, इसमें रस नहीं आता था, छंद नहीं आता, अलंकार नहीं आता था, प्रीलिम्स में बहुत पूछ डाले। तो इसलिए हर चीज के लिए आपको सदा तैयार रहना है। आइए रस का आनंद लेते हैं। तो भोजन करता, अब देखिए रस छंद अलंकार इनको पहचानने का एक तरीका, जब तक आप खासकर रस और अलंकार में, छंद तो ये होता है कि वो कैसे बनाया गया ये समझना होता है, लेकिन रस की जो बात करें, जब तक दिए गई लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा, रट के पूरी जिंदगी खत्म कर दो लेकिन रस ना निकाल पाओगे। इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। आप इस लाइन को जरा धीरे धीरे पढ़िए। और आप किसी ना किसी ग्रामीण क्षेत्र से, हिंदी तो बोले लेते हैं ना, अब बहुत है। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करते हुए राजा बुलाते हैं। नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आते हैं बाल समाज को छोड़कर। तो किसकी बात हो रही होगी जी? कौनो राजा, ये तो राजा दशरथ जी की खैर बात है, लेकिन आप मतलब निकालिए। कोई राजा अपने बच्चे को बुला रहा है, आओ यार हम खाना खा रहे हैं, तुम खा लो। तो बच्चा क्या कह रहा है? अपने बाल समाज में अपने बच्चों के संग खेल रहा है और वो नहीं आ रहा है। आगे धूसर धूरी भरे तन आए, लेकिन बालक बहुत बुलाने पर आए तो पूरी देह धूल धूसरित है, माने धूल से भरी हुई है। तो धूरी भरे तन आए। और भूपति, भू माने धरती, पति माने मालिक, भूपति माने राजा, और बिहासी माने हंस करके गोद बैठाए, और राजा ने उस बालक को, धूल धूसरित बालक को अपनी गोद में बिठा लिया। ये मतलब निकल आया। आप कौन जाने की रटना है, रटना क्या है, शब्द का सेंस कुछ निकाल पाए। अगर ये निकाल ले गए सवाल गलते नहीं होगा। तो भोजन करते हुए राजा भगवान श्री रामचंद्र जी को, राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाते हैं, और वे बाल समाज तज करके बच्चों का खेल छोड़कर नहीं आते, लेकिन बहुत बुलाने पर जब आते हैं तो धूल भरे ऐसे शरीर से आते हैं, और राजा दशरथ उनको हंस करके गोद में बिठा लेते हैं। तो क्या इसमें कोई हंसने वाली बात है? नहीं। विभत्स शब्द का मतलब होता है घृणा। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा माने होता है घृणा। किसी चीज को देख के घिन आने लगे उसको बोलते हैं। क्या इसमें कोई घृणा का भाव है? अद्भुत माने आश्चर्य, क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है? नहीं, इसमें वात्सल्य है। बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। और सुनो, ये सवाल के 370 टिक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बोल रहे हैं ये सुनोगे तब परीक्षा में कान में बोलेंगे, यही लगाओ वात्सल्य है। देखो बाल समाज लिखा है, देखो राजा बुला रहे हैं, देखो खाने के लिए, सुनना पड़ेगा तो परीक्षा में कान में आवाज आएगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5। गुरुजी मेरा डैश 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 स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त स्थान जो शब्द चुने। तो गुरुजी मेरा क्या स्वीकार करें? गुरुजी मेरा अभिनंदन, अभिनंदन माने स्वागत होता है, ये गत में यह हलंत नहीं होगा। अभिनंदन स्वागत का एक मतलब है गुरुजी मेरा स्वागत स्वीकार करें, अरे नहीं, अभिनंदन स्वीकार करें नहीं। गुरुजी आपका अभिनंदन है, गुरुजी आए तो हम उनका स्वागत करें। हम गुरुजी क्या गए थोड़े ना, वो हमारा अभिनंदन स्वीकार करेंगे। अभिमान घमंड हो जाएगा। अभिवादन, अभिवादन किसको कहते हैं? जो आप किसी से मिलने के बाद जो ग्रीट करते हैं कि जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, इसी को अभिवादन कहा जाता है। अभिवादन कहा जाता है। तो अभिवादन का मतलब हुआ कि जब आप बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे जी? प्रणाम। और छोटा है हेलो कह देंगे, नमस्ते कह देंगे। तो या छोटा आपको मिला तो उसने आपको प्रणाम कह दिया, या नमस्ते कह दिया, गुड मॉर्निंग कह दिया, गुड इवनिंग कह दिया। ये सब क्या है? इसी को अभिवादन कहा जाता है। अभिवादन कहा जाता है। तो अभिवादन कोई किसी से मिलने पर जो स्वागत के लिए शब्द बोलता है वही अभिवादन के तौर पर माने जाते हैं। तो आगे बढ़े। सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? अगर आप कोई सत्ताच्युत का वर्तनी विश्लेषण करना, देखिए वर्तनी विश्लेषण में एक कंसेप्ट समझा देना चाहता हूं। वर्तनी विश्लेषण कहिए या आप इसको वर्ण विच्छेद कहिए, एक ही बात है, एक ही चीज। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है जो शब्द लिखा है उसके स्वर और व्यंजन को ऐसे टुकड़े टुकड़े करके अलग कर देना। जैसे आपसे कोई कहे कि कमल लिखा है या कमला लिखा है या कमली लिखा है, चलो ये छोड़ो, कमाली लिखा है। अब कोई आपसे कहे इस कमाली का वर्ण विच्छेद करिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें जितने स्वर और जितने व्यंजन है उनको अलग कर दीजिए। तो क अकेले का नहीं है, कोई भी व्यंजन अगर उसके नीचे ये जिसको हलंत हल चिन्ह बोला जाता है ये नहीं लगा है तो इसका मतलब उसमें छोटा है। ये अंग्रेजी वाले राम को रामा काहे कह देते हैं? राम को रामा काहे कह देते हैं?
क्योंकि ये रियल में RAAMA ये है, रियल में ये है। तो पढ़ते हैं राम। अब बोलना मां पे ठहर जाना है, लेकिन आदमी जान नहीं पा रहा है अंग्रेजी बोलने के चक्कर में तनिक और सोफिस्टिकेटेड, हाँ कहीं रामा, जबकि व्हाट इज द रियल प्रोनाउंसिएशन, इट इज राम कृष्ण। साउथ वाले बहुत बढ़िया बोलते हैं म ना कि मां, कृष्ण। अब पता चला किसी का नाम है देवसेन, अब क्या बताया दिन अंग्रेजी में देवसेन ना, उसको समझ रहे बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हो। अरे तुम आदमी को औरत बनाए दे रहे हो भाई। कृष्ण 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 ये बोलना। राम 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 रामा रामा। रामा लड़की को कहते, कृष्णा लड़की, द्रौपदी और यमुना को कहा जाता है रामा कृष्णा बनाए। ये नहीं होता है। क्या होता है कि अ होता है। तो अगर कोई स्वर, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकते हो, तो इसमें स्वर है छोटा आ। अब आपने क को तोड़ दिया। अब ये मां पे अगर कोई मात्रा न होती तो छोटा आ की मानी जाती, लेकिन यहां दिख रही है तो ये आधा मां पे बड़ा आ है। बस सेपरेट करना है स्वर और उसकी मात्रा को, स्वर और व्यंजन को। फिर आए ला, ला आधा ला और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए, तो इसी को कहा जाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो यह जो वर्ण विच्छेद है, यह प्रक्रिया आपको सत्ताच्युत में करनी है। आप एक काम करिए, अपना नाम लिखिए, अपने नाम के सब स्वर व्यंजन अलग अलग करके देखिए, आपको मजा आएगा। हमारा नाम अमर है, हम कहें जी अमर का स्वर्तनी विश्लेषण कीजिए, तो आ तो टूटेगा नहीं क्योंकि स्वर स्वतंत्र भाव है। और इसमें आधा म और छोटा, तब ये बना आ म, अब आगे र, आधा र और अ, तब ये वर्तनी विश्लेषण हो गया हमारा। तो इस तरह वर्तनी विश्लेषण बनता है। बात समझ में आ रही है? आइए अब आते हैं प्रश्न के उत्तर पर। आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सत्याच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? तो इसको आइए यही तोड़ के लिख देते हैं, फिर मिला लेंगे। आधा सा और आ होगा, और ये क्या होगा? आधा ता एक बार, फिर दूसरा वाला जो बड़ा ता लिखा है वो आधा ता और उस पर बड़ा की मात्रा, फिर आधा चा क्योंकि आधा है, इस पे तो कोई मात्रा है नहीं, फिर आधा या और इसमें छोटा ऊ जोड़ दीजिए, और फिर ता क्या होगा? आधा ता और आ हो जाएगा। तो आप इसको देखें, ये कहाँ मिलेगा? यहाँ तो चा के बाद आ लिख दिया, काट दीजिए। सा ता चे यो ता, अच्छा आधा सा आ, दो आधा ता, बड़ा आ, आधा चा या उ ता, बस उत्तर हो गया। और कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर हो गया, आंसर शुड बी बी। तो वर्तनी विश्लेषण वर्ण विच्छेद समझ गए। आगे बढ़ते हैं। विशेषण बताइए इसमें से। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। विशेषण पहचानने का सिंपल तरीका है कि आप शब्द का पकड़ेंगे और उस शब्द से पूछेंगे, भैया हमको क्या बता दो अपना, क्या तुम किसी की विशेषता बताने को राजी हो? अगर बताने को राजी है तो बात बन जाएगी। तो भ्रम आदमी नहीं, फीलिंग नहीं आ रहे गुरुजी, भ्रमित आदमी होता चलता। शिक्षा व्यक्ति नहीं, शिक्षित व्यक्ति होता तो चलता। फेन पानी नहीं, फेनिल पानी होता तो चलता, यानी ये राजी नहीं है। क्षम्य अपराध। समझ रहे हैं? विशेषण कौन है? विशेषण जो किसी की विशेषता बतावे। अब ये विशेषता नहीं बताएगा तो उसको विशेषण कैसे मान लेंगे? विशेषता नहीं बताएगा तो विशेषण कैसे मान लेंगे? तो विशेषता बताने के लिए जरूरी है कि वो किसी की विशेषण होने के लिए जरूरी है वो किसी की विशेषता बतावे। क्षम्य अपराध, क्षमा लिखा होता तो न होता, क्षम्य अपराध, क्षम्य विशेषता बताने को राजी है। आपने कहा काली टोपी, लाल टोपी, गोल टोपी, क्या कहते कौन, लाल नीला पीला जब रंग मान लो, टी शर्ट। तो जब आप विशेषण कहेंगे तो वो किसी की विशेषता बताएगा। अब जैसे फेन किसी की विशेषता नहीं बता रहा था, अब इनसे विशेषण अगर बनाओ तो फेनिल विशेषण होगा, शिक्षित विशेषण होगा, और भ्रमित ये विशेषण होगा। ये विशेषण, बात समझ गए? 7 के बाद 8 पर आते हैं। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग? किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो अगर द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो द्विकर्मक होता क्या है? द्विकर्मक माने होता है एक वाक्य जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट, कर्म को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। कर्ता, और जैसे आप कहते हैं राम ने रावण को मारा, इसी वाक्य में समझा देते हैं। तो राम कौन है? राम है कर्ता, ही इज अ डूअर। और मारना क्या है? ये वर्ब है, ये क्रिया है, क्रिया है। रावण कौन है? रावण इज द ऑब्जेक्ट, कर्म। राम किल्ड रावण, तो राम इज सब्जेक्ट,
किल्ड वर्ब, रावण ऑब्जेक्ट, इतना तो जानते हैं ना, ये वही ऑब्जेक्ट है कर्म। अब द्विकर्म माने जब वाक्य में दो कर्म हो, इस क्रिया को झेलने वाले दो लोग मौजूद हो तो द्विकर्मक हो जाएगी। महेश बीमार हो गया, इसमें तो कोई झेल ही नहीं रहा है, महेश खुद ही झेल रहे हैं, महेश बीमार हो गए, यहां तो कर्म की बातें नहीं है। मोर नाच रहा है, उसकी मर्जी नाच रहा है, यहां तो कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे, पिकॉक, पिकॉक इज डांसिंग, खाली सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ये नहीं। और जहां ऑब्जेक्ट ना हो वही अकर्मक है, वही इंट्रांजिटिव है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, यही होती, तो ये तो अकर्मक है। महेश गॉट इल्ड, या जो भी अंग्रेजी बना ले, महेश बीमार पड़ गया, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये भी अकर्मक क्रिया है। यहां सकर्मक क्रिया है लेकिन ऑब्जेक्ट एक है। और यहां देखें, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो एक तो खाई गई क्या, रोटी। तो आप इसका जब आप अंग्रेजी, जब अकर्मक सकर्मक का मामला आवे, द्विकर्मक का मामला आवे, तो अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लिया करें कि ममता क्या कहते हैं, टू फीड, गेट फीड, खिलाया, गेट ग्रामर लगाते हैं, तो उस तरह लगा के एक बार रोटी ऑब्जेक्ट बनेगा, एक कुत्ता ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो रोटी है और ये जो कुत्ता है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो यहां पर कर्म 1 हो गया ये और कर्म 2 हो गया ये, दो दो कर्म हो गए। तो जब वाक्य में दो कर्म आ जाएं, दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, भाई सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा इस वर्ब के लिए दोनों चीजें नेसेसिटी है ना, खाने के लिए कुत्ता चाहिए, खिलाने के लिए रोटी चाहिए, ये दोनों नेसेसरी है। तो ये दो कर्म होने से इस क्रिया को द्विकर्मक कहा जाता है। जिस क्रिया में दो कर्म हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, इसको समझ लें। 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, संयुक्त क्रिया का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है, तो ये अवकाश बोधक कि निश्चय बोधक कि नित्यता बोधक कि नाम बोधक। तो संयुक्त क्रिया माने होता है कि जब दो क्रियाएं आपस में जोड़ दी जाएं, जैसे चलने लगा, जैसे उठ पड़ा, जैसे रो पड़ा। तो जब आप क्रियाओं के इन भेद में पहुंचते हैं तो संयुक्त क्रियाओं के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अच्छा, इतने सब छोड़ दीजिए, आप एक चीज तो जानते हैं कि नाम बोधक एक अलग क्रिया होती है। नाम बोधक एक अलग से क्रिया है, नाम बोधक, नाम धातु, ये अलग से क्रियाओं के नाम है और इनका संयुक्त क्रिया से कोई मतलब नहीं होता है, ये तो आप जानते हैं ना। जैसे भस्म करना, दुखी होना, ये नाम बोधक है। नाम धातु हाथ से हथियाना, तो इनमें तो दो क्रियाओं का जोड़ होता ही नहीं। नाम बोधक तो संज्ञा क्रिया, संज्ञा वो क्या कहते हैं, विशेषण क्रिया, और इन सब से बनता है। इसमें दो क्रियाएं तो आती नहीं है, तो बाकी जो बचे इस तरह का ही ऑप्शन देंगे कि आपने कभी संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, 11 भेद ना पढ़े हो, आपको कतई टेंशन नहीं होगी, कतई टेंशन नहीं होगी। आप एक ऑप्शन जानते पहचानते होंगे जिसको क्लिक करके बाहर कर दीजिए। तो नाम बोधक जो है वो नहीं, नित्यता बोधक माने जिस संयुक्त क्रिया से रेगुलरिटी का बोध हो, जिस संयुक्त क्रिया से निश्चय का बोध हो, जिस संयुक्त क्रिया से अवकाश यानी किसी खाली पने का बोध हो, तो इन सबको हम भेद मान लेते हैं संयुक्त क्रिया के। नाम बोधक क्रिया का ही भेद है, वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ये सब विशेषण लिखें और संज्ञा से नहीं बना है। तो श्री संज्ञा है, धन को बोलते हैं, मान माने वाला, या श्री शोभा को बोलते हैं, मान माने वाला, तो ये संज्ञा शब्द है, ये वाला लग गया तो श्रीमान विशेषण बन गया, संज्ञा से विशेषण बना है, यानी ये उत्तर नहीं है। दान संज्ञा है, उससे दानी विशेषण बना, ये नहीं है। चमक संज्ञा है, इससे चमकीला विशेषण बना है, नहीं। सुंदर इटसेल्फ एन एडजेक्टिव, सुंदर खुद है एडजेक्टिव, वो किसी से थोड़ा बना है। तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, सुंदर नहीं बना है। 11 नंबर पर, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, विच वन इज एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा विशेषण है। आगरा चमकीला कुछ लिखना है मास्टर, अभी बताए चमकीला एडजेक्टिव होता है, लिखना क्रिया है, कुछ सर्वनाम है, आगरा संज्ञा है, चमकीला, चमकीला तारा, ये तारा वो तारा। अब आगरा कोई विशेषता बताएगा, नहीं बताएगा। चमकीला साफ साफ कह रहा है हम विशेषता बताएंगे, लगा दो हमको। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, इस रेखांकित शब्द में। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो आप समझिए कि अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से द्वारा होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, के लिए। संबोधन कारक का क्या चिन्ह होता है, संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे ओ अरे, चिन्ह से पहचान लो। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर।
कुछ सोचना नहीं गुरुजी इसमें मैं पर आया नहीं, मतलब स्कूल के साथ मैं पर नहीं जुड़ा है और एक बात नहीं हुई, किसी के लिए हो नहीं रहा तो अपादान लगा देंगे। अपादान में एक चीज समझा देते हैं कि जब वाक्य में अपादान 3 प्रकार से होता है। अलगाव की स्थिति हो, कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय में क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और तुलना में कोई 2 चीजों का कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जा रही हो, और या कोई किसी से डर जाए भय में, इन 3 परिस्थितियों में अपादान तत्पुरुष होता है। अपादान तत्पुरुष कहा जाए कि सॉरी अपादान कारक, तत्पुरुष में भी वही भाव रहता है लेकिन अपादान कारक। आपसे कहा जाए सीमा कुत्ते से डरती है तो आप तो कहेंगे कुत्ता डराने का साधन है, साधन नहीं है। अगर कुत्ते से डरेगी तो सीमा दूर जाएगी, डर दूरी पैदा करेगा। जहां अलगाव का सेंस भावनात्मक भी पैदा हो जाए वहां अपादान लगा देंगे। तो सीमा डर में इसीलिए अपादान होता है क्योंकि वो दूरी का भाव, अलगाव का भाव देता है। तुलना करने में ये इनसे सुंदर है तो इन दोनों में डिफरेंस पैदा कर रहे हो ना, अलगाव पैदा कर रहे हो ना, ये तुलना करके क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और अलगाव हो रहा है तो अपादान होते होता है। तो 3 परिस्थितियों में अपादान होता है। एक चीज और समझानी, कंप्यूटर जी सादा पन्ना दीजिए, समझाना यह है कि राम ने, ये बात जिंदगी भर याद रखना, रावण को मारा। इसमें राम कौन है, राम है कर्ता, रावण कौन है, रावण है कर्म, मारना क्या है, क्रिया। अब यहां अपनी खोपड़ी में बात धल लो कि ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह है, कारक चिन्ह है, ये कारक रामय है। हु इज द सब्जेक्ट, राम इज द सब्जेक्ट। राम करता है, राम करता है, बात समझ रहे हैं। रावण क्या है, रावण ऑब्जेक्ट है, और इस रावण को, कर्म को पहचानने का चिन्ह क्या है, को, कारक चिन्ह। तो याद रखना ये जो ने, को, से, को, लिए, दे, ये सब होते हैं ये कारक के चिन्ह होते हैं, और वो जिसके बगल में लगे होते हैं वो कारक होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें कोई पूछे कि भैया गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें क्या है, तो आप कहेंगे जी गंगा हिमालय से निकलती है। अगर इसमें बात करें अपकारक तो हिमालय में, क्योंकि हिमालय के बगल में से लगा हुआ है, और दर्द जो सह रहा है, जो जुदाई सह रहा है, हिमालय के पास गंगा थी, गंगा चली गई, तो ये हिमालय क्या हो जाएगा, हिमालय में अपादान हो जाएगा। से अपादान नहीं है, से तो अपादान कारक का चिन्ह है। सीमा कुत्ते से डरती है, से किसके बगल में लगा, कुत्ते के बगल में लगा है, कुत्ते में अपादान कारक है। तो याद रखिएगा चिन्ह जिसके बगल में लगा होता है वो कारक होता है, और चिन्ह तो, और जो वो क्या कहते हैं ने को से लिए, ये तो कारक के चिन्ह है। ये बहुत बेसिक बात है, लोग नहीं जानते, उल्टा पुल्टा जानते रहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला, कौन सा कारक है, गुरुजी अलग हो रहा है। अब तक बिल का था, बिल से बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है तो अपादान करा देंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चूहा बिल से बाहर निकलता, बिल बेचारा सोचेगा हाय मेरा चूहा चला गया। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत से हिंदी बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो बीच की टूट फूट है उसको क्या कहा जाता है। तो संस्कृत है अग्नि, लेकिन हिंदी में आग बनने से पहले ये अगिन के रूप में प्रचलित रहा है। शब्द है अक्षर, और ये अक्षर के रूप में प्रचलित होते होते आके आखर बना है। तो ये जो प्रोसेस है ये तो तत्सम है, लेकिन ये जो मध्यवर्ती प्रोसेस है इसको आधे तत्सम यानी अर्ध तत्सम कहा जाता है। अर्ध ऐसे भी सही है, और जैसे यहां अर्ध लिखा हुआ है ये ऐसे भी सही, दोनों तरीके सही है। और ये क्या है, ये तद्भव है, यानी तत्सम से तद्भव होने की क्रिया के मध्य के जो शब्द हैं उनको अर्ध तत्सम कहा जाता है। वही परिभाषा लिखी है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक पहुंचने के मध्य में, बीच में संस्कृत के जो अशुद्ध टूटे फूटे स्वरूप प्रयुक्त में उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उनको आप अर्ध तत्सम कहेंगे। तत्सम माने संस्कृत,
तेसज माने जो ग्रामीण परंपरा के शब्द हैं, खड़खड़, पड़पड़, चढ़चढ़, खड़ाखट, खटाखट, ऐसे वाले शब्द जो होते हैं। और अर्ध तत्सम माने संस्कृत तत्सम और तद्भव के बीच की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा यह निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची? कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कामदेवम कामदेव, ये सब कामदेव है। कामदेव किसी बार ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, आए कामदेव, उनके पास 5 तीर है, ऐसा सट 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 मार दीन 5 तीर, बेचारा ऋषि बौरा गया। हाँ, अब सरक लेके चला गया। ऐसा ऐसा बाल ये कर देते हैं, किसी का भी दर्प इनके सामने झुकता नहीं, तो ये कंदर्प कहे जाते हैं। 5 तीर हैं फूलों के, सर माने तीर होता है इसलिए पंचसर कहे जाते हैं, और फूलों का धनुष इनके पास है इसलिए पुष्प धनवा कहे जाते हैं। कामदेव गौरी सुत भगवान गणेश हैं, वंशीधर भगवान कृष्ण है, और यक्षराज जैसे राक्षसों के राजा रावण, ऐसे यक्षों के राजा कुबेर है। यक्ष भी एक देव प्रकार की जाति है, देव जाति के समकक्ष जाति है ये यक्षराज कुबेर, इनके यक्षों के राजा कुबेर है। तो उत्तर का हो जाए कंदर्प, पंचसर, पुष्पधन्वा ये सब कामदेव पर्यायवाची होगा। आगे बढ़े, उपचय का विलोम क्या होगा? तो जब उपचय की बात करेंगे तो साइंस पढ़ने वाले छात्र जानते हैं 9th हाई स्कूल में, उपचय शब्द को तोड़िए। उप माने नजदीक या समीप, और चय माने चयन करना, माने समीप चयन करना, यानी अपने काम की चीजों का इकट्ठा सबसेट बना लेना, तो उसको उपचय बोलते हैं। और अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए अपचय, तो आप माने बुरा या विपरीत या तोड़ना, तो चयन का उल्टा यानी तोड़ना। तो जब भोजन आपके शरीर में जाता है तो पहले उसका अपचय यानी वो टूटता है, टूटने के बाद शरीर के जिस अंग को जिस विटामिन की और जिसकी जो जरूरत होती है वो उसको उपचयित कर लेता है, अपने पास ले लेता है। इस दोनों प्रक्रिया को मिला के उपापचय प्रक्रिया कही जाती है या चयापचय प्रक्रिया कही जाती है। मेटाबॉलिज्म इसी को बोला जाता है। तो जो उपापचय प्रक्रिया है, उपचय और अपचय को मिलाकर उपापचय, या चय और अपचय को मिलाकर चयापचय, ये जो क्रिया बनाई जाती है ये मेटाबॉलिज्म का हिंदी अनुवाद है। तो मेटाबॉलिज्म यही कहता है कि जो खाना जाता है वो ऐसे 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 टूटता है, तो जो जहां तोड़ करके जिस चीज की जरूरत होती है भोजन ले लिया जाता है। तो उपचय चयन करना और अपचय तोड़ देना, अलग कर देना, तो उपचय का विलोम अपचय ही होगा और कोई नहीं होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। या पहाड़ कितना विशालकाय है, तो विशालकाय है माने बहुत बड़ा, तो लघुकाय माने छोटा। न बड़ा का इसका मतलब आ रहा है उल्टे में, न विपद न शासित। विपद माने विपदा परेशानी, शासित माने शासन किया हुआ। बड़ा बड़ा होता है। विशाल काय का विलोम क्या लगाएंगे जी? लघु काय लगाएंगे। क्या और लघु काय के अलावा कुछ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगले सवाल पर बढ़ा जाए। अंक का अनेकार्थक कौन सा होगा? अनेकार्थी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये तनिक टफ पड़ जाता है क्योंकि एक ही शब्द के तमाम मतलब होते हैं। तो अंक के अनेकार्थक सीधे सीधे लिखा है कौन सा है, तो भैया अंक का अनेकार्थक संख्या है। अगर लिखा होता कौन सा नहीं है और 3 ऑप्शन ऐसे दिए जाते जो होते, तब दिक्कत होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अंक संख्या है। न कामदेव अंक है, न विष्णु जी का अंक संख्या होता है। अंक गोद होता है, अंक संख्या होता है, अंक गोद होता है। अंक अध्याय को बोलते हैं। देखिए अंक संख्या है, अंक गोद है, अंक भर लेना। अंक अध्याय कहते हैं कि जी ये नाटक का चौथा अंक है, 5वां अंक है, तो अंक अध्याय या चैप्टर को बोला जाता है। इस तरह अंक अनेकार्थी शब्द है, लेकिन इसमें संख्या के अलावा कोई और अनेकार्थी नहीं है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, दृष्टव्य नाम की कोई चिरैया नहीं होती। सही शब्द होता है द्रष्टव्य, माने देखने योग्य। दृष्टव्य नहीं होता। शब्द मूल दृष्टि है, मूल शब्द दृष्टि है, नजर। अब देखो इसके बदले हुए रूप देखो। देखने वाले को दृष्टा नहीं बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। देखने योग्य को दृष्टव्य नहीं बोलते हैं, द्रष्टव्य बोलते हैं। ये शब्द इससे बनते, मूल में दृष्टि है लेकिन बनता दृष्टा और द्रष्टव्य। ऐसे ही जब किसी शब्द में इक लगाया जाता है तो उसका प्रथम अक्षर दीर्घ हो जाता है। अत्यंत में इक लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? आत्यंतिक। आत्यंतिक। हतोत्साहित, सही शब्द क्या होगा? हतोत्साह होगा। हतोत्साह
सा होगा। ठीक, और किंचित यही एक शुद्ध शब्द लिखा है। याद रखना, दुनिया खूब हतोत्साहित लिखा है, तुम कभी ना लिखना हतोत्साहित नाम की कोई चीज होती नहीं है, हतोत्साह होता है। हत उत्साह, जिसका उत्साह खत्म हो गया हो, जिसका उत्साह मर गया हो, उसको हतोत्साह बोलते हैं। तो ओनली राइट इज किंचित। आइए आगे, ता में हलंत लगेगा, हल चिन्ह जरूर लगेगा। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। बेहतरीन सवाल। ओहार की बात करें तो ओहार जो होता है वो पर्दे को कहा जाता है। जैसे पालकी का ओहार, ये ग्रामीण शब्द है, प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयोग होता है ओहार। ओहार माने होता है पर्दा, कवरिंग समथिंग, कवरिंग समथिंग। तो पालकी का ओहार या दुल्हन ओहार दो या एक ओहार दो, ओहार दाना माने पर्दा डाल देना, तो ओहार पर्दा होता है। कभी कभी ऐसे सवाल परीक्षक चुन लेता है, तो आपको भी मालूम होने चाहिए। इनमें से श्रुति मधुर का विलोमार्थी क्या हो? श्रुति माने सुनने में, मधुर माने अच्छा, जो सुनने में अच्छा लगे वो श्रुति मधुर है। और कर्ण माने कानों को, कटु माने जो कड़वा लगे वो कर्ण कटु है। श्रेष्ठ माने अच्छा, श्रेष्ठता, अच्छाई। श्लिष्ट माने चिपका हुआ, जुड़ा हुआ। एक ऑप्शन है जो सीधे सीधे मिल रहा है, श्रुति मधुर का विलोमार्थी क्या होगा? कर्ण कटु हो जाएगा। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अनेकार्थी तो जल जीवन है, प्राण भी जीवन है, पुत्र भी जीवन है। जीवन के अनेकार्थी में जल भी आता है, प्राण भी आता है, पुत्र भी आता है। 23 पर सवाल देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है भ्रमर, नहीं गुरुजी नहीं है। भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। व्याघ्र नहीं साहब, व्याघ्र का जो तद्भव होता है बाघ। क्षीर का तद्भव होता है खीर। कोयल जो है वो कोकिल या कोकिला से बना हुआ शब्द है, ये तद्भव शब्द है। ठीक, आइए 24 को देखते हैं। शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत। तो शुद्धवर्तनी, अरे राम राम, शुद्धवर्तनी का चयन करना है। कवियत्री गलत लिखा है, ये गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है। सही शब्द खाली अंत्याक्षरी लिखा है। अंत्य माने होता है आखिरी, और अक्षरी माने अक्षर वाली, यानी आखिरी अक्षर से खेले जाने वाले खेल को अंत्याक्षरी बोलते हैं। पूजनीय नाम की कोई चिड़ैया नहीं होती है। सही शब्द होता है पूजनीय, या आप पूज्य कह दे सकते हैं। या माने भी योग्य होता है, नियर माने भी योग्य होता है। तो क्या आप पूज्य अनीय कह सकते? नहीं कह सकते, गलत। या तो पूजनीय कहो या पूज्य कहो। और तदोपरांत नहीं होगा। व्यंजन संधि में नियम है कि तत् में क्या जोड़ेंगे? उपरांत जोड़ेंगे। शब्द क्या तैयार हो जाएगा? तदुपरांत बनेगा। क्या बनेगा? तदुपरांत। क्या तदुपरांत एक्सेप्टेड? नॉट एक्सेप्टेड। तदुपरांत तदुपरांत बन जाएगा। कवियत्री सही नहीं है। सही शब्द क्या होता है? कवयित्री, कवयित्री। डन। ठीक, आइए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अंत्याक्षरी एकदम सही है, बाकी सब माया है, मोह है, मिथ्या है। ठीक, आइए 25 नंबर। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कौन सा? देखो आखिरी में पूर्ण विराम नहीं लगा है, ऑप्शन में पूर्ण विराम दिया नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं। लाघव चिन्ह माने होता है एब्रीवेशन, जैसे डॉक्टर लिखते हैं डा बना सिफर लगा देते हैं, इसको लाघव चिन्ह बोला जाता है। विवरण चिन्ह ये वाला सिंबल होता है ऐसा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या लगाया जाए कि कोई गलती न मानी जाए? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। क्या उचित है? सोचिए। अगर हम अर्धविराम की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, सेमीकोलन बोलते हैं। जब कोई बात लगभग लगे खत्म हो गई हो, कोई नई बात शुरुआत करनी है, तो इसका उपयोग करते हैं। अल्प विराम ये होता है। तो ऐसे सामान्य जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्या कहते हैं, संयुक्त मिश्र वाक्य टाइप होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उसमें रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, सिंपली एक अल्प विराम लगाना है, कॉमा लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपके बेहतरीन प्रश्नों का परिचर्चा थी। बाकी एप्लीकेशन हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ हम आप जानते ही जानते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर पर कॉल करके अपनी बात सीधे सीधे कहा करें। आपको कोई दुविधा लगे, आपको कोई समस्या आ रही है एप्लीकेशन रिलेटेड, कोई रिलेटेड, तो आप इन पर कॉल किया करें, सीधे कॉल करके अपनी बात कहा करें, हम सुनने के लिए ही बैठे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय।